हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जी हाँ साथियों, आज हम इस सेशन में बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस वन लाइनर सीरीज़ के बारे में, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है और बहुत ही रेलिवेंट भी होता है। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर देने जाते हैं तो साथियों आपको वहाँ पे इससे 15 से 16 क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलता है। अगर यही हम बात करें साथियों गोरखपुर यूनिवर्सिटी मीन्स कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस से वहाँ पे भी 6 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अगर हम यही बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, तो साथियों वहाँ का भी जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ पे भी आपको एलएलएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जूरिस्प्रूडेंस से 8 से 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और यही हाल अगर हम बात करते हैं छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे भी इसी टाइप के आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलते हैं। तो साथियों इन टोटलिटी अगर कहा जाए कि जूरिस्प्रूडेंस का वेटेज तो हर जगह होता है, चाहे आप CUET का ही एग्जामिनेशन क्यों ना दे रहे हों PG LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो वहाँ के लिए भी आपका जूरिस्प्रूडेंस इंपॉर्टेंट होता है। साथियों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि LLM एंट्रेंस डेट की बात कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, LLM एंट्रेंस डेट भी आ गया है। किसका? अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, ये इस बार ऑटोनॉमस अपना करा रहा है, अपना खुद एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा रहा है। ये किसी भी CUET में इस बार शामिल नहीं हुआ है। इसका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो 2 तारीख को कंडक्ट होने वाला है। आने वाले 2 तारीख को इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और एग्जामिनेशन कितने बजे से होगा साथियों? तो एग्जामिनेशन 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच में मॉर्निंग के टाइम में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। ये साथियों बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करना था, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए शेयर कर दिया। अब साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे सारांश, मीन्स की वन लाइनर फॉर्म में जो भी हिस्टोरिकल स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस जूरिस्प्रूडेंस के द्वारा कौन सी बातें बताई गई हैं। हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के द्वारा इसमें हम बात करेंगे। अगर हम इसमें ओरिजिनली बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के जूरिस्ट को ही हम रखेंगे और देखेंगे कि इन्होंने हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऐतिहासिक विधि का उदय काल, जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, अगर इसके उदय का काल हम लोग देखना चाहेंगे साथियों, तो ये कब से इसका शुरुआत हुआ था, इसका उदय कब से हुआ था, मीन्स कि इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी। ये 15वीं तथा 16वीं शताब्दी से इसकी स्टार्टिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप जूरिस्प्रूडेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं आपको वन लाइनर सीरीज करा रहा हूँ, वरना आपके पास अगर टाइम रहता तो मैं एक एक चीज़ इसके बारे में आपको डील करता कि हाँ ये हिस्टोरिकल स्कूल के अंतर्गत कौन कौन से जूरिस्ट शामिल होते हैं, कहाँ कहाँ से ये जूरिस्ट आए थे, क्या क्या सभी जूरिस्टों के द्वारा अपनी अपनी बातें कही गई थी। साथियों इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पे करा रखा है। अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो आप उसको डेफिनेटली वॉच करिएगा। उसमें आपको हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में और भी नॉलेज देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहला देख लिया कि ऐतिहासिक विचारधारा का जो उदय हुआ था वो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में इसका उदय हुआ था। सेकेंड वन लाइनर कह रहा है साथियों, सर्वप्रथम विधि के अध्ययन में ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया था। किसने अपनाया था? एडमंड वर्क साहब के द्वारा ही सर्वप्रथम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में इन्हीं के द्वारा बताया गया था कि जब हम जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं, जब हम विधि शास्त्र पढ़ते हैं, तो इसमें क्या बताया था इन्होंने ये भी बताया था कि इसको हिस्टोरिकल के नाम से भी, मीन्स कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसको क्या कर सकते हैं, हम अपना करके देख सकते हैं और उसी हिस्टोरिकल के थ्रू भी हम इसको पढ़ सकते हैं। और इसको बताने वाले जूरिस्ट कौन है? तो इसको बताने वाले जूरिस्ट जो है एडमंड वर्क साहब के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट वन लाइनर कर रहा है आपका, विधि में ऐतिहासिक पद्धति का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो ये प्राकृतिक विधि हो रहा था, जो प्राकृतिक विधि चल रहा था उसी प्राकृतिक विधि के समय ही इसका भी क्या हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। प्राकृतिक विधि सिद्धांत के बढ़ते महत्व की प्रक्रियात्मक के स्वरूप ही इसका क्या किया गया, ऐतिहासिक स्कूल का उदय किया गया था। नेक्स्ट कर रहा है, ऐतिहासिक विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले विधिशास्त्री कौन है? जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है साथियों, इस हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को आगे बढ़ाने वाले विधिशास्त्री का क्या नाम था? तो इसको जो बढ़ाने वाले विधिशास्त्री थे इनका नाम था एडमंड वर्क तथा ह्यूगो ग्रोसियस और मॉन्टेस्क्यू साहब के द्वारा क्या किया गया था, ऐतिहासिक विचारधारा को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था। यहाँ पे नाम आप याद करके रखिएगा। अगर ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि ऐतिहासिक विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले में सबसे आगे कौन थे, तो सबसे आगे एडमंड वर्क साहब आपको दिखेंगे। फिर यहाँ पे ह्यूगो साहब लिखा है, लेकिन इनका पूरा नाम है ह्यूगो ग्रोसियस साहब। ह्यूगो ग्रोसियस साहब आपको दिखेंगे। फिर मॉन्टेस्क्यू यहाँ पे साहब दिखेंगे।
तो ये सभी लोग क्या हैं, ये सभी लोग हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से कहीं ना कहीं डील करते हैं और इन्होंने क्या किया, इस हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को आगे बढ़ाया भी है। आगे कह रहा है परंपरा पर आधारित विधि के ऐतिहासिक विकास का समर्थन किसने किया है साथियों, तो ये जो परंपरा पर आधारित विधि के ऐतिहासिक विकास का समर्थन सेवेगिनी महोदय साहब के द्वारा किया गया था। और ये सेवेगिनी आपके हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, क्योंकि सेवेगिनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर आपको लगता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करना चाहिए तो साथियों आप हमारे लॉ विथ रोनी चैनल पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा किसका, एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, और वहाँ पे आप देख लेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ओरिजिनल प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा। साथियों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पेपर नहीं देता, इसलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नहीं मिलेगा, बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ का आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। आगे कर रहा है विधि का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हुए सेवेगिनी को प्रेरणा देने वाले एडमंड वर्ग एवं ह्यूगो ग्रोसियस साहब भी हैं। नेक्स्ट कर रहा है समुदाय विशेष की भाषा तथा आचार की भांति विधि अपना स्वरूप स्वयं ग्रहण करती है। ये बात कौन कह रहा है, ये बात ह्यूगो ग्रोसियस साहब भी कह रहे हैं और सेवेगिनी महोदय के द्वारा भी ये बात कही जा रही है। ये सभी अपने आप में बहुत बड़े बड़े जूरिस्ट हैं, कहीं के ये जस्टिस रह गए हैं, ये तमाम चीज़ें अपने आप में हैं और जो ये बातें कह दी हैं वही बात आज क्या है, आज लॉ बन करके हमारे सामने कहीं ना कहीं हमको देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है सेवेगिनी के सिद्धांत का सारांश विधि जन जीवन की सामान्य लोक चेतना है। साथियों इन्होंने जो सेवेगिनी महोदय हैं इन्होंने वोल्काजिस्ट नामक एक थ्योरी प्रपाउंड किया था और उस वोल्काजिस्ट मीन्स की लोक चेतना नामक एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और वो लोक चेतना नामक सिद्धांत इतना विकास किया कि लोक चेतना के बारे में हमारे एग्जामिनेशन में खूब भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोक चेतना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, लोक चेतना मीन्स की वोल्काजिस्ट का सिद्धांत के बारे में किसने क्या कहा, तो कौन उसके प्रपाउंडर माने जाते हैं, तो सेवेगिनी कहाँ कहते हैं। तमाम तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे और वो सभी क्वेश्चन आपको फर्स्ट पार्ट में हमारे डेफिनेटली मिलेगा, आप फर्स्ट पार्ट अगर देखते हैं तो। कह रहा है विधि का विकास शारीरिक विकास की भांति जैविक विकास पर आधारित होता है। ये कौन कह रहा है साथियों, तो ये सेवेगिनी महोदय के द्वारा ये बात कही जा रही है। किस चीज़ के विकास के बारे में, तो ये कह रहे हैं जो विधि का विकास होता है ये शारीरिक विकास की बात ही होती है। जिस तरह से हमारे शरीर का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, जैसे एक बच्चा होता है, बच्चा के बाद से वो जवान होता है, तो इसी तरह से हमारे लॉ का भी क्या होता है, इसी तरह से हमारे लॉ का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। और ये बात हम और आप नहीं कर रहे हैं, ये बात सेवेगिनी महोदय के द्वारा कहा जा रहा है जो कि एक जूरिस्ट हैं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के। नीचे कह रहा है विधि का स्वरूप अस्थाई नहीं होता, यह जनभावना के अनुरूप सदैव परिवर्तित होता रहता है। और ये बात हमको किसने बताया है, और ये भी बात हमको सेवेगिनी महोदय के द्वारा ही बताई जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है विधि के संबंध में जनता की धारणाओं का प्रतिनिधित्व वकील वर्ग द्वारा किया जाता है। जाहिर सी बात है कि जो भी हम लॉ देखते हैं, लॉ को आखिर में डिराइव तो लॉ तो बना दिया जाता है। अगर लॉ बना दिया जाता है तो लॉ पे बहस करने का कार्य किसके पास होता है, लॉ पे कौन बहस करता है, लॉ को कौन इंटरप्रेट करता है, तो साथियों ये किससे किया जाता है, तो ये वकीलों के द्वारा ही किया जाता है, वकील वर्ग के द्वारा ये किया जाता है। आगे कर रहे हैं विधायन को रूढ़िगत रीति रिवाजों की तुलना में निम्न माना है। किसने निम्न माना है साथियों, तो यहाँ पे जो सेवेगिनी महोदय हैं इनके द्वारा इसको निम्न माना गया है। नेक्स्ट कर रहा है जो भी उचित है वह वास्तविक है और जो वास्तविक है वह उचित है। ये हीगल महोदय के द्वारा कहा गया और ये बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि जो उचित है वह वास्तविक है और जो वास्तविक है वह उचित है। ये वाला दे करके आपको लाइन बार बार पूछेगा कि ये कथन किसके द्वारा किया गया और आपको बार बार बताना होगा कि हीगल महोदय के द्वारा ये कथन किया गया है जो कि हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लॉ से डील करते हैं। आगे कर रहा है कांट के विधिक दर्शन को आगे बढ़ाया है। किसने कांट के विधिक दर्शन को आगे बढ़ाया है, तो हीगल महोदय के द्वारा कांट के विधिक दर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। आगे करा हीगल समर्थक थे। हीगल साहब जो थे, जो हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में हीगल साहब थे, ये किसके समर्थक माने जाते थे, तो ये जर्मन दार्शनिक विचारधारा के समर्थक माने जाते थे। कौन, तो हीगल महोदय। नेक्स्ट करा विधि सदैव सापेक्ष होती है तथा उस पर उस सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ा है जिसमें वह विकसित हुई है। और ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है साथियों, तो ये बात कोहलर महोदय के द्वारा कही जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है हीगल तथा हेनरी मेन की विधि संबंधी धारणाओं को नई दिशा दिखलाई है। तो ये नया दिशा दिखलाने का कार्य कौन किया है साथियों, तो ये नया दिशा दिखलाने का कार्य कोहलर महोदय के द्वारा
किया गया है। आगे कह रहा है कोहलर की विचारधारा आगे चल कर के रूप ग्रहण कर लेती है। किस चीज़ का रूप ग्रहण कर लेती है साथियों कोहलर विचारधारा? तो ये सामाजिक यांत्रिकी का मीन्स की सोशल इंजीनियरिंग का ये रूप आगे चल करके ग्रहण कर लेती है। और ये किसकी विचारधारा है साथियों? तो ये कोहलर महोदय के द्वारा इस प्रकार की विचारधारा दी जाती है। और कोहलर महोदय की जो विचारधारा होती है, जो कोहलर विचारधारा है, ये आगे चल के क्या बन जाती है? ये सामाजिक यांत्रिकी मीन्स की सोशल इंजीनियरिंग नामक सिद्धांत ये आगे चल करके बन जा रहा है। कह रहा है समयानुभानिक पद्धति के प्रमुख समर्थक कौन माने जाते हैं? तो साथियों ये हर्बर्ट स्पेंसर साहब के को इसका माना जा रहा है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज के 3 मूलभूत नियम है: बल की शाश्वतता, पदार्थ की अनश्यता एवं गति की निरंतरता। ये 3 बातों को ये किसने बताया? हर्बर्ट स्पेंसर साहब के द्वारा इन तीनों बातों को बताया गया है। आगे नेक्स्ट यहाँ पर देखिए साथियों, कह रहा है इंग्लिश विधि के कह रहा है कि इंग्लिश विधि के ऐतिहासिक विकास में उल्लेखनीय नाम है। इंग्लिश विधि की अगर हम बात करते हैं, हम अगर इंग्लिश लॉ की बात करते हैं तो इसमें उल्लेखनीय नाम किसका आता है? तो सर इंग्लिश लॉ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सर हेनरी मेन को हम कैसे भूल सकते हैं? सर हेनरी मेन को ही क्या माना जाता है? आंग्ल विधि शास्त्र का, इंग्लिश विधि शास्त्र का प्रणेता के रूप में माना जाता है। आगे कह रहा है हेनरी मेन अच्छे ज्ञाता थे। हेनरी मेन साहब किसके अच्छे ज्ञाता थे? तो वो इंग्लिश के अच्छे ज्ञाता थे, रोम के अच्छे ज्ञाता थे तथा हिंदू विधि के वो अच्छे ज्ञाता माने जाते थे। और कौन ये माना जाता था? तो सर हेनरी मेन। और सर हेनरी मेन का नाम आपको जूरिस्प्रूडेंस में बार बार देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट कर रहा है विभिन्न देशों की विधिक प्रणालियों की तुलना अध्यात्मक करके निष्कर्ष निकाला है। किसने निकाला है? तो ये निकालने का काम हेनरी मेन साहब के द्वारा ही किया गया। आगे कह रहा है मेन ने प्रथा को माना है। मेन ने प्रथा को क्या माना है? विधि के समान माना है। विधि के समान इस प्रथा को जो होता है, जो प्रथा हमारे समाज में चली आ रही है, जो रूढ़ी हमारे समाज में चला आ रहा है, उसको इन्होंने क्या माना है? मेन साहब ने इसको माना है कि ये एक प्रकार का नियम होता है, ये एक प्रकार का विधि होता है, ये एक प्रकार का कानून होता है। आगे कह रहा है स्त्रियों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये बात कौन कह रहा है? ये कह रहा है कि स्त्रियों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है तथा वे कुटुंब के मुखिया के पूर्णतः अधीन होती हैं। और ये बात किसके द्वारा कही जा रही है साथियों? तो ये बात मेन साहब के द्वारा कही जा रही है और मेन ये विचारधारा है। आगे कह रहा है मेन ने प्रशंसा की है। मेन ने किसकी प्रशंसा की है? तो इन्होंने मनु संहिता की प्रशंसा की है। किसने किया है? तो मेन साहब ने। आगे कह रहा है मानव संगठन की अपनी विचारधारा का केंद्र बिंदु बनाया है। किसने बनाया है? तो गियरके ने इसको अपना केंद्र बिंदु बनाया है। आगे कह रहा है गियरके प्रतिनिधि माने जाते हैं। किसके प्रतिनिधि माने जाते हैं साथियों? ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय विचारधारा दोनों के प्रवर्तक माने जाते हैं और दोनों के प्रतिनिधि भी ये माने जाते हैं। आगे कह रहा है गियरके को समाजशास्त्रीय विचारधारा की श्रेणी में रखा जाता है। गियरके को किस श्रेणी में रखा जाता है साथियों? तो समाजशास्त्रीय विचारधारा की श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे साथियों कह रहा है कि जो जातिवादी विचारधारा का, जातिवादी विधि का उद्भव हुआ, कब हुआ? तो साथियों तो हिटलर कालीन जर्मन में ये जातिवादी विचारधारा का उद्भव हुआ था। जातिवादी विचारधारा ने सहारा लिया था। किसका सहारा लिया था? हीगल तथा ड्यूगिट के विचारों का इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे सहारा लिया था। अगर जातिवादी विचारधारा की बात करते हैं तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था साथियों? तो ये हिटलर कालीन जर्मन में, हिटलर कहाँ का था? आप लोगों को पता है कि वो जर्मनी का शासक था। जर्मनी में उसका विकास हुआ था और वहीं पे उसने ये सारी चीज़ों को किया था, जातिवादी विधि का उद्भव और विकास किया था। आगे कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि का रूप में स्वीकार किया है। तो इसको किसने स्वीकार किया है साथियों? तो पोलक महोदय जो हैं, जो जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत पोलक साहब हैं, ये पोलक साहब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक विधि के रूप में क्या किया गया है? स्वीकार किया गया। इनके द्वारा माना गया है कि जो इंटरनेशनल लॉ है हमारा, वो वास्तविक विधि मीन्स की रियल विधि के तौर पर हम उसको क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कर रहा है विधि के तुलनात्मक पद्धति को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है साथियों? किसकी बात कर रहा है? कह रहा है विधि के तुलनात्मक पद्धति को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ऐतिहासिक विचारधारा के विचारकों को समाजशास्त्रीय विचार शाखा के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को हमको देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है समाजशास्त्रीय विचारधारा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं साथियों? तो जो समाजशास्त्रीय विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं वो इहरिंग महोदय को समाजशास्त्रीय विचारधारा का जनक माना जाता है। आगे कह रहा है समाजशास्त्रीय विचारधारा का बीजारोपण हुआ था। तो कब हुआ था साथियों? तो जर्मी बेंथम के विचार शैली से इनका क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। आगे कह रहा है कि समाजशास्त्रीय शाखा का उपनाम क्या है? तो समाजशास्त्रीय शाखा का उपनाम जो है इसको क्रियाशील विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार घूम फिर के आपसे
पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कर रहा है समाजशास्त्रीय विचारधारा के समर्थक कौन कौन माने जाते हैं। समाजशास्त्रीय सोशियोलॉजिकल विचारधारा की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे हिस्टोरिकल विचारधारा की बात नहीं कर रहे हैं। कर रहा है समाजशास्त्रीय विचारधारा के समर्थक कौन कौन माने जाते हैं। बेंथम महोदय, कांट साहब हैं, इहरिंग है, ड्यूगिट हैं, इहरलिच हैं, रॉस्को पाउंड हैं और आदि लोग इसके अंतर्गत समाजशास्त्रीय विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। और एक बार और मैं फिर आपको नाम बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे बेंथम साहब आते हैं, कांट साहब आते हैं, इहरिंग आते हैं, ड्यूगिट आते हैं, इहरलिच आते हैं, रॉस्को पाउंड आते हैं और भी तमाम यहाँ पे समाजशास्त्रीय विचारधारा के लोग और भी यहाँ पे जुड़े हैं। अगर हम साथियों रॉस्को पाउंड साहब को देखते हैं, कह रहा है रॉस्को पाउंड ने समाजशास्त्रीय विचारधारा को कहा है। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने समाजशास्त्रीय विचारधारा को सामाजिक यांत्रिकी मीन्स की सोशल इंजीनियरिंग के रूप में इन्होंने नाम दिया। और ये नाम देने वाले कौन है, तो साथियों ये हैं जो रॉस्को पाउंड साहब के द्वारा इस प्रकार का नाम दिया गया है। आगे कह रहा है समाजशास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत मुख्य जोर दिया गया था। किसने जोर दिया था, तो विधि के क्रियात्मक स्वरूप की विवेचना पर इन्होंने मुख्य रूप से इस प्रकार का जोर दिया था। आगे कह रहा है कि समाजशास्त्रीय विधि के उद्भव का कारण क्या है, तो समाजशास्त्रीय विधि के उद्भव का कारण है विधि के प्रति अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण का अपनाया जाना। क्या है साथियों, तो विधि के प्रति अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना है। आगे कह रहा है समाजशास्त्रीय विचारधारा ने सबसे अधिक जोर दिया था, किस पर दिया था, तो ये समाजशास्त्रीय विचारधारा ने सबसे अधिक अगर जोर दिया था साथियों तो वो सामाजिक पहलू के ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। आगे कह रहा है विज्ञान के रूप में समाजशास्त्रीय अध्ययन को परिभाषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो साथियों अगर विज्ञान के रूप में समाजशास्त्रीय अध्ययन को परिभाषित करने की हम बात करते हैं और वो भी प्रथम व्यक्ति की बात करते हैं तो ये अगस्ट काम्टे साहब हैं और इन्हीं के द्वारा ये सारी बातें आपको के लिए देखने के लिए मिलेगा। कर रहा है काम्टे की विचारधारा का नाम है, जो काम्टे साहब हैं अगस्ट काम्टे महोदय हैं, अगर इनकी विचारधारा का नाम पूछते हैं तो इनकी विचारधारा का नाम वैज्ञानिक प्रमाणवाद के नाम से इनके विचारधारा को हम लोग जानते हैं। आगे कर रहा है काम्टे का वैज्ञानिक प्रमाणवाद आधारित है, किसके ऊपर काम्टे का वैज्ञानिक विचारधारा का प्रमाणवादी आधारित है, तो अनुभववादी पद्धति के ऊपर इनका जो है वैज्ञानिक प्रमाणवाद आधारित होता है। नेक्स्ट कर रहा है वर्तमान समाजशास्त्री विधि के प्रणेता माने जाते हैं। कब के साथियों, तो वर्तमान समाजशास्त्री के विधि के प्रणेता माने जाते हैं। और ये कौन माने जाते हैं, तो साथियों ये रुडोल्फ वान इहरिंग साहब हैं और इनको कब का माना जाता है, इनको वर्तमान समय का मीन्स की प्रेजेंट सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के प्रोपाउंडर प्रणेता इनको माना जाता है और इनका नाम क्या है, रुडोल्फ वान इहरिंग साहब है। आगे देखिए कर रहा है विधि का उद्देश्य व्यक्तिगत हितों को एक रूपता देते हुए सामाजिक हितों को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आगे बढ़ाना है। ये बात किसके द्वारा कहा जा रहा है, तो साथियों ये बात रुडोल्फ वान इहरिंग साहब के द्वारा कहा जा रहा है। आगे कर रहा है समाज में मनुष्य की परस्पर निर्भरता को ड्यूगिट ने नाम दिया, क्या नाम दिया, तो इसको ड्यूगिट ने नाम दिया सामाजिक समेकता, सोशल सॉलिडेरिटी के रूप में इसको इन्होंने नाम दिया। आगे कह रहा है कि ड्यूगिट की सामाजिक समेकता की कल्पना आधारित है, किसके ऊपर आधारित है, तो काम्टे के विधिक दर्शन के ऊपर ये आधारित माना जाता है। आगे कह रहा है सामाजिक समेकता का सिद्धांत आधारित है, तो ये किसके ऊपर आधारित होता है साथियों, तो तथ्य के अनुभव के ऊपर ये इस प्रकार का आधारित होता है। नेक्स्ट हम ऑनलाइनर की बात करते हैं। सभी ऑनलाइनर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर साथियों हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आपका कोई भी समस्या आती है, आपका कोई भी सुझाव होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर हमें कमेंट करके बताएं। देखिए आगे कह रहा है मानव अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं करता है, कह रहा है मान्यता नहीं प्रदान करता है। कौन नहीं मान्यता प्रदान करता है, तो सामाजिक समेकता का सिद्धांत यहाँ पे किसी भी प्रकार का मान्यता नहीं प्रदान करता है। नेक्स्ट कह रहा है मनुष्य केवल एक ही अधिकार धारण करता है, वो अधिकार है अपने वास्तविक कर्तव्य का निरंतर पालन करने का अधिकार। और ये बात किसने कहा है, तो ये साथियों बात ड्यूगिट महोदय के द्वारा ये बात कही जाती है। विधिक सामाजिक रीतियों का अनुसरण करती है और ये बात किसने कहा है साथियों, तो ये बात इहरलिच महोदय के द्वारा ये बात आपको देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है विधि के विकास का केंद्र बिंदु विधायन या न्यायालयीय निर्णय न होकर स्वयं समाज है और ये बात किसने कहा है, तो ये बात इहरलिच महोदय के द्वारा कही जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है इहरलिच की विचारधारा का केंद्र बिंदु है। अब इसका केंद्र बिंदु क्या है, तो जीती जागती विधि इसका जो होता है ये केंद्र बिंदु के रूप में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इहरलिच की विचार पद्धति का दोष राज्य का गौण स्थान प्रदान करता है। क्या करता है साथियों, तो राज्य को गौण स्थान यहाँ पर ये दिलाने का कार्य करता है। आगे कह रहा है
रूढ़ि को विधि का स्रोत मानकर उसका एक प्रकार मानना। और ये किसने माना है? तो साथियों ये ईहरलिच के द्वारा इस प्रकार का माना गया है। नेक्स्ट कर रास्को पाउंड का विधिक दर्शन आधारित है। तो ये किसके ऊपर आधारित है साथियों? तो जो हित का सिद्धांत होता है उसी के हित के सिद्धांत के ऊपर रास्को पाउंड का विधिक दर्शन का सिद्धांत आधारित होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हम क्या कर सकते हैं? हित कर सकते हैं। नेक्स्ट कर पाउंड के विधिक दर्शन को एक व्यवहारिक समन्वय पद्धति निरूपित किया है। किसने किया है साथियों? तो एलन महोदय के द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट कर पाउंड के अनुसार विधि का प्रधान कार्य है। जो पाउंड महोदय हैं इनके अनुसार विधि का प्रधान कार्य है। अब क्या प्रधान कार्य है? सभ्यता को आगे और विकसित करना इसका प्रधान कार्य माना जाता है। नेक्स्ट कर ईहरिंग के विचारों के आधार पर विधि शास्त्र के कार्यक्रमों को क्रियात्मक स्वरूप दिया है। अब इस प्रकार का क्रियात्मक स्वरूप किसने दिया है साथियों? तो इस प्रकार का क्रियात्मक स्वरूप रास्को पाउंड महोदय साहब के द्वारा दिया गया है। आगे कह रहा है पाउंड ने समस्त मानव हितों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। अब कौन कौन सी श्रेणी है? तो व्यक्तिगत हित होता है, लोक हित होता है तथा सामाजिक हित होता है। और इसी 3 श्रेणियों में किसने बांटा है? तो साथियों इसको बांटने वाले जो हैं वो विधि शास्त्री जो जूरिस्प्रूडेंस के हमारे प्रणेता है वो है पाउंड महोदय के द्वारा इस प्रकार का किया गया। आगे देखिए कर रहा है विधि का दूसरा कार्य उन तत्वों को खोज करना है जो सभ्यता को क्या करते हैं? कहीं ना कहीं से विकसित करते हैं। इसी के बारे में ये बात कर रहा है। नेक्स्ट कर रहा है पुस्तक इंट्रोडक्शन टू अमेरिकन लॉ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो डीन रास्को पाउंड साहब को ही माना जाता है और इन्हीं के द्वारा ये चीज़ें लिखी गई हैं। अब देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक विचारधारा के बारे में कुछ और बातें देख लीजिए। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के बारे में साथियों यहाँ पे कह रहा है कि विधि शास्त्र की 2 विचारधाराएं स्कूल से जिनमें एक सामान्य लक्षण है किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। विश्लेषणात्मक विचारधारा तथा ऐतिहासिक विचारधारा की बात कर रहा है। और आप देख भी सकते हैं ये किस किस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आगे कर रहा है कि विधि शास्त्र के ऐतिहासिक विचारधारा तथ्य की प्रकृति है, कल्पना एक्सपेक्टिकुलेशन के विरुद्ध मानी जाती है। जो ऐतिहासिक विचारधारा है वो ये नहीं मानती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें सट्टेबाजी आप कर सकते हैं। ये इस प्रकार के विचारधारा से क्या करता है? ये बिल्कुल असंगत होता है, डेरोगेट्स करता है। आगे कर रहा है ऐतिहासिक विचारधारा इस विचार से जुड़ी है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती है, यह स्वयं विद्यमान होती है। आप सभी लोगों को पता होगा कि जब आप हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को डील करते होंगे तो यहाँ पे ये सिद्धांत आपको बार बार देखने के लिए मिलता है कि विधि पाई जाती है, विधि को बनाया नहीं जाता है। और ये विधि जो होता है ये समाज में पहले से ही विद्यमान रहता है। इसकी क्या करना होता है? इसका हमको टाइम टू टाइम इसका खोज करना होता है। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं कि हम विधि को बार बार बना रहे हैं और ये बात हम और आप नहीं कर रहे, ये बात हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के द्वारा बातें कही जा रही हैं। आगे देखिए साथियों वन लाइनर में क्या कह रहा है? कह रहा है विधि अंत स्थापित शांतिपूर्ण कार्यरत आंतरिक ताकतों की उपज है। और ये किस विधि शास्त्र के द्वारा कहा जा रहा है? तो ये विचारधारा है, ऐतिहासिक विचारधारा के द्वारा भी ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट कर रहा है विधि का राष्ट्र के साथ जन्म होती है। किसके साथ जन्म होता है साथियों? तो जो भी हमारा लॉ होता है, अगर हमारे पास कोई नेशन है तो उसी नेशन के साथ इसका क्या होता है? इसका विकास होता है, इसका जन्म होता है, ये उसी के साथ बढ़ती है। जैसे इन्होंने बताया था ना, जैसे बच्चे का विकास होता है इसी प्रकार हमारे लॉ का भी विकास होता है। वही यहाँ पे डिराइव करके कह रहा है यह उसी के साथ बढ़ती है और उसके विघटन पर समाप्त हो जाती है। किसकी बात कर रहा है? विधि की बात कर रहा है। अगर हमारे पास हमारा राष्ट्र है तो हमारी विधि है, हमारे पास अगर हमारा राष्ट्र नहीं रहेगा तो हमारे पास किसी भी प्रकार की हमारी विधि नहीं रहेगी। एवं यह उसकी एक विशेषता है। और ये किसकी विशेषता है साथियों? तो ये ऐतिहासिक विचारधारा की एक विशेषता बन करके आपके सामने आता है। नेक्स्ट कर रहा है विधि लोक व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है, लोगों उनकी शांति के साथ संपन्न होती है और अंत में राष्ट्र जब अपनी राष्ट्रीयता खो देती है तो वो विधि भी क्या होती जाती है? समाप्त हो जाती है, मर जाती है। और ये बात किसके द्वारा देखी जाती है साथियों? तो ये बात देखी जाती है इस ऐतिहासिक विचारधारा मीन्स की हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के प्रणेता के द्वारा ये बातें हमको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट कर रहा है विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा स्कूल का प्रवर्तक माना जाता है। किसको माना जाता है? विधिक दर्शन में। और विधिक दर्शन के अंतर्गत कौन आता है? फ्रेडरिक वान सेविनी साहब आते हैं और सेविनी साहब को ही ये माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सर हेनरी मेन ऐतिहासिक विचारधारा का डार्विनियन कहलाता है। कौन कहलाता है साथियों? तो जो सर हेनरी मेन है वो ऐतिहासिक विचारधारा के डार्विनियन कहे जाते हैं। आगे कह रहा है कि
विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था साथियों? तो ये सैविगनी महोदय के द्वारा इस राष्ट्रीय चरित्र को स्थापित किया गया था। आगे कह रहा है सैविगनी का सिद्धांत रोमन विधि पर आधारित है। किसके विधि पर आधारित है साथियों? तो जो सैविगनी का सिद्धांत है वो रोमन विधि के सिद्धांत पर आधारित है। आगे कह रहा है सैविगनी ने कहा था कि विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण की क्या होती है? लोक चेतना होती है, जनसाधारण की सामान्य चेतना होती है, वोल्काजिस्ट होता है। आगे देखिए साथियों, कर रहा है लोकजिस्ट, लोक चेतना। वोल्काजिस्ट का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो वोल्काजिस्ट सिद्धांत का प्रतिपादन सैविगनी महोदय के द्वारा ही किया गया था। सैविगनी ने विधि को जीवन की सामान्य लोक चेतना वोल्काजिस्ट कहा था, इसलिए उनके विचारों को लोक चेतना का सिद्धांत थ्योरी ऑफ वोल्काजिस्ट की संज्ञा यहाँ पे प्रदान की गई थी। आगे कर रहा है विधि का स्रोत लोक चेतना होता है। विधि का जो सोर्सेस होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको लोक चेतना कहते हैं। और ये बात हम और आप नहीं, ये सैविगनी महोदय के द्वारा कही जाती है। लोक चेतना सिद्धांत का जनक कौन होता है साथियों? तो लोक चेतना नामक सिद्धांत के जनक सैविगनी महोदय को माना जाता है। नेक्स्ट कर रहा है द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ के पुस्तक के लेखक हैं वो सैविगनी महोदय हैं। आगे कर रहा है विधि का जातिवादी सिद्धांत ऐतिहासिक शाखा से जुड़ा हुआ है। किसकी सिद्धांत की बात करता है? जो विधि का जातिवादी सिद्धांत होता है वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसी के साथ डील कर रहा है। कह रहा है सर हेनरी मेन ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित माने जाते हैं होते हैं। हेनरी मेन सैविगनी पुचता हीगल ऐतिहासिक शाखा से जुड़े हैं, जबकि अगस्ट काम्टे इहरलिच समाजशास्त्रीय शाखा से ये लोग जुड़े होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे भी बाइफरकेट करके देख लीजिएगा कि कौन किस विचारधारा से जुड़ा है, और यहाँ पे भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि बेंथम विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित माने जाते हैं। आगे कह रहा है सर हेनरी मेन द्वारा सर्वप्रथम विधि के तुलनात्मक अध्ययन को क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? सर हेनरी मेन साहब के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे किया गया था। आगे कह रहा है सर हेनरी मेन के अनुसार प्रगतिशील विकासशील समाज अब तक का संचलन हैसियत परिस्थिति से संविदा की ओर माना गया। और ये बात आपको कौन कहा है? तो ये बात सर हेनरी मेन साहब के द्वारा कहा गया है। और ये एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन का वेटेज भी यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि कितने एग्जामिनेशन में कितनी बार पूछा गया है। अब कह रहा है सही सुमेलित है। अब इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित है? विधि का स्रोत लोक चेतना है, ये बात सैविगनी महोदय के द्वारा कहा गया है। न तो लोक न ही राज्य अकेले ही विधि का स्रोत है, ये बात पुचता महोदय के द्वारा कहा गया है। प्रगतिशील समाज हैसियत से संविदा की ओर है, ये बात सर हेनरी मेन के द्वारा कहा गया है। राज्य के कृत्यों के अपीलीकरण का सिद्धांत ड्यूगिट महोदय के द्वारा कहा गया है। और आगे देखिए कह रहा है कि ग्रोसियस डी जूरे बेली एक पेसिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों ये ग्रोसियस महोदय के द्वारा लिखी गई है। नैसर्गिक विधि नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? गेटिलिस साहब के द्वारा लिखी गई है। परिस्थापित नैतिकता किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑस्टिन के साहब के द्वारा लिखी गई है। अधिरचनावादी शाखा की पूर्ववर्ती किसके द्वारा लिखी गई है? तो विक्टोरिया साहब के द्वारा लिखी गई है। आगे फिर नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है साथियों कि सामाजिक समीक्षा ड्यूगिट के द्वारा लिखी गई है। वैज्ञानिक प्रमाणवाद अगस्ट काम्टे साहब के द्वारा। लोक चेतना सैविगनी के द्वारा लिखा गया है। अपली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्टिन महोदय के द्वारा लिखा गया। विधि दर्शन में सुनिश्चित आदेश मीन्स की कैटेगोरिकल इम्परेटिव ये विधिक दर्शन के अंतर्गत ये माना जाता है। तो साथियों यहाँ तक आप लोगों ने देखा जो भी जूरिस्प्रूडेंस से आपका क्वेश्चन बन रहा था उन सभी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से डील करने का कोशिश किया। साथ साथ इसमें सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस से डील करने का मैंने कोशिश किया। साथ साथ जो पार्ट सेकेंड में इसका लेकर के आऊँगा उसमें सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को मैं डील करूँगा और वहाँ पर और भी अच्छे तरह से आपको और भी जानकारी दूंगा, जिससे कि आपका जो 2 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है खास करके यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का, बाकी जो भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, साथ साथ ये यूपी पीसीएस जे का सिलेबस भी होता है। अगर आप चाहेंगे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यूपी पीसीएस जे एग्जामिनेशन के लिए भी आप व्हाटएवर जहाँ पे भी जिस भी एग्जामिनेशन में ये आता है वहाँ के लिए आप क्या कर सकते हैं, जूरिस्प्रूडेंस को तैयार कर सकते हैं। और साथियों यही ओरिजिनल जूरिस्प्रूडेंस होता है, यहीं से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं बाहर से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये जूरिस्प्रूडेंस होता है और ये हीगल महोदय से क्वेश्चन पूछेगा, सैविगनी महोदय से क्वेश्चन पूछेगा, पुचता से क्वेश्चन पूछेगा, सैलमन से क्वेश्चन पूछेगा। आखिर में क्वेश्चन का रेंज क्या है, यही जो रेंज है इसी रेंज से ही क्वेश्चन पूछता है। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पर एक लेवल देखने के लिए मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या वाकई में जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये वाकई में एग्जामिनेशन में देखने के लिए आता है कि नहीं, एग्जामिनेशन में मिलता है कि नहीं। तो इसकी
मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करिएगा, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, और वहाँ पे आप इसको क्या करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा कि क्या मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ किससे, जूरिस्प्रूडेंस से, क्या वो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है कि नहीं, क्या प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जा रहा है, तब तो आप इसको प्रिपेयर करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं पूछा जा रहा है तो छोड़ दीजिए, ना प्रिपेयर करिए। वाकई में जैसे मैंने देखा है, मैंने जो भी चीज़ें एनालिसिस किया है वो अपने नॉलेज के हिसाब से आपको मैं बेस्ट यहाँ पे बताना चाहता हूँ और बेस्ट देना भी चाहता हूँ, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में 1 नंबर की आप गलती भी करके न आए। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जो एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं इस बार। साथियों, अगर कोई भी एलएलबी का भी स्टूडेंट है, अगर एलएलबी भी करना चाहता है, अगर कोई एलएलबी करना चाहता है या कोई एलएलबी कर भी रहा है, तो उसके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी ये चीज़ें क्या होती हैं, उसके लिए रेलिवेंट होती हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी यहीं से आपके एग्जामिनेशन में लिखने के लिए आता है जूरिस्प्रूडेंस। साथियों, आप सभी को पता है क्रिमिनोलॉजी में, पेनोलॉजी में और क्या कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस में, इन तीनों में पीएचडी आदमी करता है और ये ऐसा टॉपिक है जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में आता है और आप इसको अगर कोरिलेट करके लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर साथियों इसका टेलीग्राम ग्रुप आपको चाहिए तो यहाँ से आप हमारा लॉ विथ रोनित नामक टेलीग्राम ग्रुप को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारे इस PDF को भी एज यूजुअल प्राप्त कर सकते हैं। अब साथियों आप हमको विदा दीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।